वेलकम गाइस। जिस तरीके से आप लोगों ने एनवायरनमेंट के वीडियोस को सराहा, उसी सीरीज़ में हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और उसी सीरीज़ में हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जहां मैं एक साल का करंट अफेयर कवर करूंगा जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक। ठीक है, तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए उसी स्पिरिट के साथ में कि हैशटैग निकालो एग्ज़ाम, ठीक है, और सीधा एग्ज़ाम, नो बकवास। एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बात करेंगे 28 मई के बाद में। लेकिन आज जो भी वक्त हमारे पास में है उसे हमें सिर्फ पढ़ना है, इतना ढंग से पढ़ना है कि इस बार हम लोग जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आएँ तो हमारे मन में सिर्फ यही स्पिरिट हो कि मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता था। हारना जीतना एक अलग मैटर है, बट आप अपना बेस्ट दे दिए हैं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो उसी के क्रम में हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला न्यूज़ है वो है टूल किट। तो जो टूल किट होगा वो क्या होगा स्पेस मिशंस के लिए? स्पेस मिशंस के लिए टूल किट होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो मिशन है वो किस सेलेस्टियल बॉडी को टारगेट कर रहा है। क्या ये मून को टारगेट कर रहा है? ठीक है, क्या ये सन को टारगेट कर रहा है, या ये मार्स को टारगेट कर रहा है? किसको टारगेट कर रहा है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे छोड़ा है? वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था और कुछ और फैक्ट्स जो मैं वहाँ से पता कर रहा हूँ कि पहले किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, और पहले अगर कोई सवाल नहीं पूछा गया है तो हम उन फैक्ट्स को याद नहीं कर रहे हैं। बहुत ही एक्सट्रीमली रिफाइंड कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले में हम पढ़ेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो सिंपल सी बात है, ये मिशन आपका 2013 में छोड़ा गया था, पुराना मिशन है। ठीक है, इसमें मूवी भी बनी है, मंगलयान, और ये इसरो ने छोड़ा था। ये इसरो का फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन था, मतलब एक ऐसा मिशन था जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के ऊपर गया था। इसमें जो व्हीकल यूज़ हुआ था वो कौन सा हुआ था? PSLV हुआ था। जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं उनको हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो पर्पस था वो क्या था कि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना था। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। मार्स पे जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी बहुत सारे मिशंस हैं, उनको एक बार देख लीजिए। देखो, परजीवेरेंस रोवर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ये नासा का है, परजीवेरेंस रोवर इंपॉर्टेंट है। और तियानवेन 1 भी इंपॉर्टेंट है, ये चाइना का है। और UAE का होप मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और एक्सो मार्स रोवर, ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि हाँ, डेफिनेटली मार्स के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करेगा, और इसमें जो व्हीकल यूज़ हुआ है वो कौन सा हुआ है? PSLV हुआ है। तो यहाँ पे संभावना कम है क्वेश्चन पूछने की। हाँ, यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि ये भारत का फर्स्ट था या सेकंड था, इससे पूछ सकता है। क्या इससे पहले भी भारत ने कोई इंटर प्लानिटरी मिशंस को छोड़ा है? साथ में आपको अदर्स के नाम याद रखने हैं, जैसे UAE का होप है ना। कैसे याद करोगे? इसको बिल्कुल मिटा दो। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिटा दूं तो मैं देखूंगा कि इसको मिटाने के बाद में यहाँ पे देखो, UAE का क्या है? UAE का क्या है? होप मिशन है। ठीक है, नासा का क्या है? परजीवेरेंस रोवर है। ठीक है, एक्सोमार्स किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, और तियानवन 1 किसका है? चाइना का है। ठीक है, और उसके बाद में मार्स 2, मार्स 3 ये सोवियत यूनियन के हैं, जो बहुत पुराने हैं, तो वहाँ से सवाल आने की संभावना कम है। तो नासा के परजीवेरेंस रोवर पे आ सकता है, एक्सोमार्स रोवर पे आ सकता है जो कि ESA का है, तियानवन 1 पे आ सकता है, UAE के होप पे आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ व्हीकल के बारे में जरूर देखिए। तो अगर हम लोग देखें तो ये आपको चाहे स्लाइड ना दिख रही होगी, लेकिन मेरे मार्कर पे आप फोकस करिएगा। ठीक है, मार्कर पे फोकस करिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और फिर थे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी थे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे, और जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस तरह से हमारे पास में ये लॉन्च व्हीकल थे। ठीक है, आपको इनमें क्या प्रिपेयर करना है लॉन्च व्हीकल्स में? तो लॉन्च व्हीकल में आप ये प्रिपेयर करिए कितने स्टेजेस हैं, हाउ मेनी स्टेजेस। सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर करनी चाहिए 3 स्टेज हैं या 2 स्टेजेस हैं, ये प्रिपेयर करनी चाहिए। उसके बाद में आपको टाइप ऑफ फ्यूल प्रिपेयर करना चाहिए,
कोई स्पेशल इंजन है तो वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना चाहिए तो वो GSLV और PSLV है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल इसरो उन्हीं को यूज़ करता है। जो SLV है और SSLV है उनको इसरो आज कल बहुत कम यूज़ करता है, सिर्फ रिसर्च में और लाइक एजुकेशनल पर्पज़ से ही वो उनको यूज़ करता है। और जो प्रैक्टिकल पर्पज़ है वो GSLV और PSLV का ही है। तो अगर हम लोग GSLV को देखें, GSLV Mark 3 को देखें, तो GSLV Mark 3 में 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। और वो जो 3 स्टेजेस हैं उसमें क्या है, सबसे नीचे वाली स्टेज है वो सॉलिड है, बीच वाली स्टेज में सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है। बीच वाली स्टेज, पहले वाली स्टेज सॉलिड है और बीच वाली स्टेज है वो लिक्विड है, और तीसरे वाली जो स्टेज है वो क्रायोजेनिक है। वो कैसी है, क्रायोजेनिक है। तो सॉलिड में तो कोई इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिक्विड में इंजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें विकास इंजन को यूज़ किया गया है। और ऊपर वाली तो क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक में क्या होता है कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे वहाँ पे फ्यूल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होती हैं GSLV में, और इसकी ऑफकोर्स कैपेसिटी ज़्यादा होगी, है ना। PSLV में क्या होते हैं, 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं PSLV में। और PSLV में क्या होगा, सिंपल है कि PSLV में एक सॉलिड, फिर एक लिक्विड, फिर एक सॉलिड, फिर एक लिक्विड, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद में जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLVs हैं, SLVs में 4 स्टेज होती हैं, लेकिन चारों कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, चारों सॉलिड होती हैं। उसमें एक और सपोर्ट होता है, जैसे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, उसमें भी क्या होती हैं, 5 सॉलिड होती हैं, ठीक है। सॉलिड फ्यूल का नुकसान क्या है कि वो अपने आप में काफ़ी भारी हो जाता है, ठीक है। और जो अदर फ्यूल्स हैं जैसे क्रायोजेनिक है, इनका फ़ायदा ये होता है कि बहुत लाइट फ्यूल होता है और इसकी जो बर्निंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हाई होती है। तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SLV, इसमें 4 स्टेजेस हैं और चारों स्टेज कैसी हैं, सॉलिड हैं। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसमें कितनी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं और पाँचों सॉलिड हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कितनी है, 4 स्टेज हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक लिक्विड। जहाँ लिक्विड होगा वहाँ विकास इंजन यूज़ होता है, ठीक है। GSLV Mark 3 इंपॉर्टेंट है, तो GSLV Mark 3 में 3 स्टेज हैं, एक स्टेज है सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, ठीक है। GSLV Mark 3 का जो कैपेसिटी है ले जाने का वो बहुत हाई होता है, ठीक है। ये आपको बेसिकली हाई अर्थ ऑर्बिट्स में भी अगर भेजना हो तो GSLV Mark 3 को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स हैं उनमें भेजना हो तो GSLV Mark 3 को यूज़ करते हैं। और जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं उनके लिए तो PSLV काफ़ी होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इनका पर्पस सिर्फ इनके नाम से ही डिफाइन है, अगर आप पेलोड को चेंज कर देंगे तो रेंजेस भी चेंज हो जाती हैं। कई बार GSLV लो अर्थ ऑर्बिट में भी अपना पर्पस सॉल्व करता है, अगर पेलोड ज़्यादा रख दोगे तो, पेलोड कम रखोगे तो ये ज़्यादा दूर जाएगा। तो इस तरीके से पेलोड को चेंज करके हम इनकी रेंज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लॉन्च व्हीकल्स। आगे बात करूंगा मैं ऑर्बिट पे। तो ऑर्बिट की देखो ये पिक्चर थोड़ी सही से नहीं आई है, ठीक है, बट अब तो नहीं आ हो पाएगी शायद, ये कम नहीं हो पाएगी अब तो इस वक्त तो, ठीक है। तो अगर हम लोग लॉन्च व्हीकल को, ये ऑर्बिट्स को देखें तो देखो ऑर्बिट के बारे में भी एक बार जान लो। देखो अगर हम लोग ऑर्बिट को देखें तो ऑर्बिट को आप कई तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो, जैसे हाइट के बेस पे बाइफरकेट कर सकते हो, हाइट के बेस पे बाइफरकेट कर सकते हो। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं और मिडिल अर्थ ऑर्बिट्स हैं और हाई अर्थ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट का जो हाइट है वो कितना है, 400 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, मीडियम अर्थ 4000 टू 5000 एंड अबव दिस हाई अर्थ ऑर्बिट इज अबव दिस, यानी 10,000 से भी ज़्यादा। जैसे कि आपका जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है वो आपका 35K के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो ऐसे होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं। पर्पस अलग ही होता है, मतलब अगर आपको इमेजिंग करनी है, मतलब फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींचनी है तो आप क्या चाहते हो, फ़ोटो खींचनी है तो आपको पास रहना पड़ेगा ताकि अच्छी फ़ोटो आ सके। लेकिन पास रहने के नुकसान क्या है कि एरिया कवरेज कम हो जाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट के फ़ायदे तो ये होते हैं कि इमेजिंग अच्छी होती है लेकिन कवरेज एरिया कम होता है। हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है कि एरिया ऑफ कवरेज हाई रहेगा लेकिन जो इमेजेस हैं वो बहुत अच्छी नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए इस हाई अर्थ ऑर्बिट को यूज़ करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। लेकिन जो लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं रेडियो इमेजिंग में, कार्टोग्राफी में, है ना।
इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं किसको, लो अर्थ ऑर्बिट को। समटाइम जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उनको भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए और अदर पर्पजेस के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसी यूटिलिटी का है और क्या पर्पज़ है आपका सैटेलाइट का, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि ऑर्बिट्स के किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट, या ऑर्बिट में किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट किनके, प्लैनेट के, तो वो भी हमें देखना होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि होता है आपका ये वाला जो ऑर्बिट है, ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्बिट इस तो बिल्कुल ही पिक्चर ब्लर्ड हो गई है लगभग। तो हम लोग एक बार देखते हैं, और शेप से भी हम लोग ऑर्बिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो शेप से एक तो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली शेप होती है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स की होती है, और ये वाली शेप होती है वो किसकी होती है, सॉरी ये वाली शेप होती है वो सर्कुलर ऑर्बिट की होती है, ये वाली शेप होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट की होती है, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट भी हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है, जैसे कि जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। और दूसरे तरह के ऑर्बिट हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और पोलर सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स। ये भी 2-3 तरह के ऑर्बिट्स हैं जो हम एक बार देखेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं पोलर सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स, तो पोलर सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स में क्या होता है कि पोल के अराउंड ये चक्कर काटते हैं, पोल के साथ में, जैसे जिस तरह से पोल मूव कर रहे हैं उसके साथ में ये चक्कर काटते हैं, ठीक है। जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट क्या होंगे, अर्थ के हिसाब से ये रोटेट करेंगे, यानी अर्थ के जो घूमने का जो रेट है उसके हिसाब से ही सैटेलाइट घूमेगा। मतलब हर एक, जैसे मान लीजिए कि हर एक जगह है ना स्टेशनरी दिखेगी वहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि सैटेलाइट यहाँ है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है और इसके पीछे कोई जगह है, तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलली चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2 वर्जन है कि अगर इक्वेटर के साथ 0 डिग्री बना रहा है तो हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकते हैं, और अगर मान लीजिए किसी एंगल पे है वो ऑर्बिट तो हम उसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट बोलते हैं। और इसकी जो हाइट होती है ना वो 35,000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होती है। इन ऑर्बिट्स का मैक्सिमम यूज़ होता है ना वो नेविगेशन सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ ऑर्बिट्स। बस आपको ये याद रखना है कि जियो सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट्स होते हैं वो अर्थ के साथ साथ चलेंगे, मतलब अर्थ जैसे घूमेगी और सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ घूमेगा। तो मतलब कोई भी जगह जो सैटेलाइट के जस्ट नीचे है वो हमेशा उस सैटेलाइट के नीचे ही बनी रहेगी। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा विजुलाइज करने की ज़रूरत है। मैं कई बच्चों से ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि कई बच्चे बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बहुत जगह पढ़ चुके हो ना, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। और दूसरा, अपने आप को पुश करो याद रखने के लिए, सुनकर याद रखने के लिए पुश करो, ठीक है। अपने ब्रेन की कैपेसिटी को एनहांस करो। अपने ब्रेन में जो अनलिमिटेड पावर है ना उसको अब आपको बाहर निकालना है। ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत आगे जाना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को छोड़ दो कि यार बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बाद में क्या होगा, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। बिल्कुल मतलब सुन के आपको याद रखना है। अब ये स्लाइड मेरे से गलती से धुंधली रह गई, वो सही से उसका शेप नहीं आया, बट ठीक है, नहीं आया तो सुन के याद रखो कि जियो सिंक्रोनाइज में मैं क्या बोल रहा हूँ, जियो स्टेशनरी में मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट में मैं क्या बोल रहा हूँ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मैं क्या बोल रहा हूँ। देन फोकस इट। एक ज़माने में स्लाइड होती ही नहीं थी, बोर्ड में पढ़ाते थे, तो क्या उस समय कलेक्टर क्या कम टैलेंटेड बनते थे, बहुत टैलेंटेड थे, है ना। दूसरा बात करते हैं नाविक। तो नाविक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है ये कि नाविक में ये क्या है, हमारा जीपीएस है, ये इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, कितना रेंज कवर करता है, 1500 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। दूसरा, इसमें 7 सैटेलाइट हैं, ठीक है, 7 सैटेलाइट हैं, 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें 3 हैं वो जियो स्टेशनरी हैं, 4 क्या है, जियो सिंक्रोनाइज है। मतलब ऐसे मान लो कि अगर ये अर्थ है तो 3 तो ऐसे हैं इस तरह से, और जो 4 हैं वो कुछ इस तरीके से, जियो सिंक्रोनाइज और जियो अर्थ, ठीक है, जियो स्टेशनरी बोल सकते हो। तो जियो स्टेशनरी होती है ना वो जियो सिंक्रोनाइज का ही एक वर्जन होती है। अगर इक्वेटर से 0 डिग्री कोई सैटेलाइट बना रहा है, ठीक है, इक्वेटर से जो 0 डिग्री बना रहा है और वो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट है तो उसे हम जियो स्टेशनरी बोल देते हैं। बस आपको ये बात याद रखनी है। तो 3 सैटेलाइट कैसे थे, जियो स्टेशनरी, और 4 कैसे थे, जियो सिंक्रोनाइज। ये याद रखना बस। 1500 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है। दैट्स परफेक्ट।
और आपको पता ही है कि नाविक का यूज़ क्या है, मिलिट्री पर्पजेस से, नेविगेशन पर्पजेस से, है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स दूसरे देशों में भी हैं। जैसे ये ग्लोबल है, ठीक है, जैसे जीपीएस ग्लोबल है, ग्लोनास रशिया, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन और बिदाऊ ये चाइना और जो क्वेज है ये जापान का, ये रीजनल है। तो भारत का नाविक भी रीजनल है और ये जो क्वेज है ये भी रीजनल है। तो बाकी कौन रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जीपीएस कहाँ का है, यूएसए। दूसरा ग्लोनास कहाँ का है, रशिया का है। और ये जो बिदाऊ है ये कहाँ का है, चाइना का है, ठीक है। गैलीलियो कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन का है। ऐसे याद भी रख सकते हो, गैलीलियो यूरोप से तो था, तो यूरोपियन यूनियन का ही होगा, वो नाम रखा होगा। जीपीएस सबको पता है, नाविक सबको पता है, ठीक है। और बिदाऊ आपको पता होगा, ऐसे नाम चाइना में ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, ग्लोनास, वो कहाँ का है, रशिया का, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आर्टेमिस मिशन। देखो आर्टेमिस मिशन एक मिशन है, नासा का एक मिशन है ये, ठीक है। ये नासा का मिशन है और नासा का ये एक ऐसा मिशन है कि नासा चाहता है कि वो ह्यूमन को कहाँ भेजना चाहता है, मून पे। तो याद रखना ये लूनर मिशन है जो ह्यूमंस को मून पे भेजना चाहता है। दूसरा याद रखो, इसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिया इस मिशन का पार्ट नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं कि इंडिया आर्टेमिस मिशन का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट अनक्रूड इंटीग्रल फर्स्ट टेस्ट ऑफ नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च व्हीकल सिस्टम, मतलब ये ऐसे ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो आर्टेमिस मिशन है वो मून के लिए मिशन है, मून के लिए मिशन है और ह्यूमन को भेजने का मिशन है मून के लिए, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। बाकी देखो मेजर कंट्रीज के जो मून मिशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे इंडिया का क्या है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अभी चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 आपसे पूछ सकता है, ठीक है, चंद्रयान 3 आपसे पूछ सकता है। देखो चंद्रयान 3 थोड़ा सा अलग है चंद्रयान 2 से। कैसे अलग है, क्योंकि चंद्रयान 3 में एक तो जापान हमें हेल्प करेगा, दूसरा चंद्रयान 3 में देखो वहाँ पे चंद्रयान 2 में क्या था, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर तीनों थे। अब यहाँ पे क्या नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेगा। तो ये थोड़े से फर्क होंगे। हाँ ये जरूर है कि लैंडिंग इसकी भी सदर्न पोल पे ही होगी मून के, तो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे जाता है ये। ऐसे ही इंडिया के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ठीक है, बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन चंद्रयान 3 पूछा जा सकता है। चाइना का है ये चैंगई 1। चाइना का तियानवन किसके लिए था, बता सकते हो, चाइना का तियानवन किसके लिए था, चाइना का तियानवन था, बताओ, मार्स के लिए। और चाइना का बिदाऊ क्या है, बताओ, उसका जीपीएस सिस्टम है, चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। जापान का हिल्टन है, हिल्टन नहीं है, एल नहीं है वहाँ पे, हितन है। वैसे देखो प्री में अगर आपको कोई वर्ड एग्जैक्टली नहीं पता होगा, कि आपको पता है कि हाँ कुछ एच जैसा देखा था, तो उससे भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यूएसआर के अब नहीं पूछेगा, लूना 1, लूना 2, लूना 3, अरे लूनर पता है सबको। तो इस समय अगर पूछ सकता है तो पूछ सकता है, इंडिया के पूछ सकता है, चाइना का पूछ सकता है ना। और लूनर रिकंसिएशन ऑर्बिटर LRO पूछ सकता है। तो यहाँ पे लूनर वर्ड है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, चांद की ही बात कर रहा है। तो आर्टेमिस 1 याद रखिएगा, ठीक है। और ये अदर कंट्रीज़ के भी याद रखिएगा। मैं नहीं मानता कि यूएसआर और यूएसए से पूछेगा, ज़्यादा पूछ सकता है तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। हाई 10 से पूछ सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अब हाई 10 से ऐसे याद रख सकते हो, हाई 10 हाईबूसा। अब हाईबूसा लगता था कि कहीं कोई जापानी कंपनी है, ऐसा कुछ फील होता था, तो हम ऐसे याद कर लिए। चैंगई, तो चैंग कहाँ से, ऐसे वर्ड, ये चाइनीज़ वर्ड है, तो C फॉर चाइना एंड चाइना हो गया। चंद्रयान एनीवन कैन गेस, यार चंद्रयान मतलब भारत ही रखेगा ऐसे नाम तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड हबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होगी कि आपको ये देखना है कि ये सारे क्या हैं, टेलीस्कोप हैं। हबल भी टेलीस्कोप है, वेब भी टेलीस्कोप है, और ये हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी टेलीस्कोप है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे बड़े डिफरेंसेस पता होने चाहिए, है ना। हबल भी, ये वेब है, ये लाग्रांज पॉइंट L2 पे जाएगा। लाग्रांज पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा अभी आप लोगों को अगली स्लाइड में। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए किस वेवलेंथ रेंज में ये काम करेंगे, किस वेवलेंथ रेंज में ये काम करेंगे आपको पता होना चाहिए। तो जो हबल है ना, हबल काम करता है पार्ट ऑफ नियर इंफ्रारेड में, मतलब ये इंफ्रारेड से के शुरुआती में ये काम करता है, और ये नियर और मिड इंफ्रारेड में है। बस याद रखना, जेम्स वेब है वो नियर एंड मिड इंफ्रारेड है, और हबल है वो
पार्ट ऑफ नियर इंफ्रारेड में विजिबल और अल्ट्रावायलेट इन रीजन्स में काम करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क होना चाहिए कि ये किन वेवलेंथ्स में काम करते हैं, और जो हर्शल है वो किस में, फार इंफ्रारेड में काम करते हैं, ठीक है। तो नियर में कौन है, नियर में हबल है, और मिड इंफ्रारेड में कौन है, जेम्स वेब है, और फार में कौन है, हर्शल है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है। याद रखना वेब एंड हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी लाग्रांज पॉइंट L2 पे जाएंगे, दोनों का काम ही स्पेस रिसर्च पे है। अभी वेब तो क्या होगा, अगला हमारा क्या होगा, अपडेट होगा किसका, हबल का। तो अभी उसमें कैसे चीज़ें डिपेंड होंगी वो देखने वाली बात होगी। दूसरा, हबल और वेब में एक और डिफरेंस है जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो ये है कि हबल जो था ना वो अर्थ के चक्कर लगाता था, अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता था, और जो वेब है ना, वेब है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना कि जो हबल है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता था, और जो वेब है वो किसके, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना कि एक तो लाग्रेंज पॉइंट याद रखना कि हबल में लाग्रेंजन पॉइंट जैसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वेब में और हर्शल में लाग्रेंज पॉइंट L2 की बात हुई है, ठीक है। और दूसरा याद रखना कि अभी सर्विसेबल सिर्फ हबल है, और जो किस वेवलेंथ रेंज में काम करते हैं वो थोड़ा सा याद रखना कि जो हबल है ना वो नियर इंफ्रारेड में है, मिड इंफ्रारेड में कौन है, वेब है, और जो हर्शल है वो क्या होगा, फार इंफ्रारेड में होगा, ठीक है। और याद रखना हबल जो है ना वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो वेब है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेंस में आ चुका है। ये हमारा हो गया क्या, आपका लाग्रेंजियन पॉइंट्स। तो इस तरीके से है कुछ लाग्रेंजियन पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया, ये आपका L3, ये L1 है, और ये L2 है, ये L4 है, और ये L5 है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनको हम लाग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। लाग्रेंज पॉइंट का मतलब ये होता है कि दीज पॉइंट्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है, इन देयर नेचर, और अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वहाँ पे रहेगा जब तक उसे छेड़ा ना जाए। इसमें याद रखना कि जो L3 और जो L4 हैं, ये दोनों सॉरी L4 और L5 हैं, ये सबसे स्टेबल हैं, ये स्टेबल लाग्रेंजियन पॉइंट है, और ये L1 L2 L3 हैं, ये अनस्टेबल लाग्रेंजियन पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे कुछ रख दोगे तो वो हमेशा यहीं पे ही रहेगा, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, जैसे ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड डार्क मैटर, ठीक है। एक मिनट में ही डिस्कस कर लूँगा इन सबको, ठीक है, 1 मिनट में ही इसको मैं डिस्कस करूँगा। तो देखो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि इसकी जो ग्रेविटी है ना वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें अगर कुछ घुस जाता है तो वो बाहर निकल के नहीं आ जाता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना उसकी एक एस्केप वेलोसिटी होती है, तो जो इसकी एस्केप वेलोसिटी है ना ये बहुत ज़्यादा है, कुछ भी चीज़ इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती। यानी ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी है, मतलब ब्लैक होल की ग्रेविटी से निकलने के लिए जो स्पीड चाहिए ना वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो इसलिए कोई भी चीज़ लाइट से ज़्यादा तो हो नहीं सकती स्पीड चलने के लिए, इसलिए यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, इवन लाइट भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। दे आर द ब्लैक होल्स, ओके। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, देखो कि क्या होता है कि आइंस्टाइन ने ये बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना वो लेंस की तरह काम करता है। तो जैसे लेंस का काम क्या होता है, लाइट को बेंड कर देना। जैसे मान लीजिए ये आपका लेंस है और ऐसे कोई लाइट जा रही है तो वो बेंड हो सकती है आराम से, ठीक है। तो जो लेंस होते हैं ना उनका काम होता है लाइट को बेंड करना है, ऐसे ग्रेविटेशन फील्ड भी क्या होते हैं, लाइट को बेंड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन लेंसिंग, यानी बेंडिंग द लाइट, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट यहाँ से आ रही है, तो क्या होता है कि जो यहाँ का ग्रेविटेशन फील्ड होगा ना इस ऑब्जेक्ट का वो इसकी लाइट को बेंड कर सकता है, तो मतलब यहाँ ये लाइट दिख सकती है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जो ग्रेविटेशन लेंसिंग है ना वो एक तरह से नेचुरल टेलीस्कोप है। अगला आता है डार्क मैटर। दुनिया का सिर्फ 5% ही मैटर है जो हमको विजिबल है, 95% मैटर तो हमें विजिबल ही नहीं है। तो जो मैटर हमें विजिबल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है उसे हम डार्क मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, है ना। ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रहे बस, ठीक है। आगे बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट नासा की मिशन, डार्ट मिशन है। देखो डार्ट मिशन कुछ भी नहीं है, डार्ट एक ऐसा मिशन है जिसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड भारत मान लीजिए भारत के या अर्थ के नज़दीक आ रहा है या यूएसए के नज़दीक आ रहा है, कहीं भी नज़दीक आ रहा है, तो उसके पाथ को टिल करने के लिए काम आता है,
ठीक है, बहुत अच्छा मिशन है। इस मिशन की हेल्प से आप है ना स्पेस डेब्रीज को भी टैकल कर सकते हो। तो ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेस क्राफ्ट विच हैज़ बीन डिजाइन टू टेस्ट ए यूनिक मेथड टू डिफ्लेक्ट एन एस्टेरॉयड टू चेंज इट्स मोशन इन द स्पेस। तो जैसे कोई डेबरी हो गई, कोई एस्टेरॉयड्स हो गया, वो अर्थ की तरफ मान लीजिए आ रहा है ना, तो वो डैमेज कर सकता है पूरी अर्थ को। ऐसे कहते हैं कि जो डायनासोर्स थे ना वो भी ऐसे ही मरे थे, मतलब कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड और मिटियोर कुछ टकराया था, ठीक है, तो उससे पूरे डायनासोर्स और बहुत सारी प्रजाति अर्थ पे ख़त्म हो गई। तो ऐसे ह्यूमंस की लाइफ डेंजर हो सकती है, इसलिए पहले ही उनको ट्रैक करेंगे और ट्रैक करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे जेम्स वेब को यूज़ किया, हबल को यूज़ किया, और फिर उसको ट्रैक करने के बाद में डार्क मिशन की हेल्प से, उसे स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से उसके पाथ को टिल कर देंगे, ठीक है, दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगे, तो उससे अर्थ में कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। डार्क मिशन नासा का है, याद रखना। सोफिया, सोफिया कुछ भी नहीं है, एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, बस याद रखना यहाँ पे कि ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, नासा की है, और ये स्टार की डेथ हो और बर्थ कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करती है। इसमें जर्मन स्पेस एजेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। आगे बात करते हैं, बाकी और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि पहले क्या हो रहा था कि जो कोई भी सिस्टम हो रहा था उसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों सेम टाइप के होते थे, मतलब लिक्विड फ्यूल लिक्विड ऑक्सीडाइजर, सॉलिड फ्यूल सॉलिड ऑक्सीडाइजर। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मतलब फ्यूल सॉलिड करेंगे और ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड करेंगे, तो इससे क्या होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वो जो फ्यूल होता है ना वो ग्रीन फ्यूल भी होता है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लाइट हो जाएगा ये और ग्रीन हो जाएगा, तो मोर एफिशिएंट, मोर ग्रीनर, मोर लाइटर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे आदित्य L1 पे। देखो आदित्य L1 भारत का एम्बिशियस मिशन है, इसरो का एम्बिशियस मिशन है, किसके लिए, मून की स्टडी करने के लिए ये मिशन है, ठीक है, मून के कोरोना की ये स्टडी करेगा, और इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे, हम अभी स्टडी कर चुके हैं L1 के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग गगनयान की। तो गगनयान भारत का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जो मैन मेड मिशन है, ठीक है। इस गगनयान में हमें फ्रांस भी हेल्प कर रहा है और रशिया भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। और गगनयान मिशन में हम लोग जो व्हीकल यूज़ करेंगे वो GSLV Mark 3 यूज़ करेंगे, और ये भारत का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है क्योंकि भारत पहली बार कोई लिविंग स्पीशीज़ को, जिसमें जो ह्यूमंस हैं उनको भेज रहा है, कहाँ पे, मून पे। एक चीज़ याद रखना, मून पे नहीं भेज रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। और स्पेस में भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि देखो कार्टोसैट क्या होती है, कार्टोग्राफी, ये मैप करती है ना अर्थ के सरफेस के ऊपर मैप करती हैं, और जो रिसेट होती हैं वो क्या होते हैं, रेडियो इमेजिंग, अगेन मैपिंग करती हैं, ये इमेज रेडियो इमेज लेती हैं। उसके बाद में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स, ये बिल्कुल एक रिसर्च की रॉकेट होती हैं, हल्की रॉकेट्स होती हैं जिनका जो मेन पर्पज़ है ना वो रिसर्च करना ही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोलर इक्लिप्स, ब्लड मून, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, कोरोनल होल्स, सनस्पॉट, फास्ट रेडियो गामा रे ब्रस्ट्स, और ये बेटा लिग्यूज, है ना, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में ये समझा दूंगा पूरा। देखो इक्लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण, इक्लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रहण हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ दिखती नहीं है, सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य नहीं दिखेगा, और चंद्र ग्रहण होगा तो चांद नहीं दिखेगा, मतलब लूनर इक्लिप्स में कौन नहीं दिखेगा, बताओ, चांद नहीं दिखेगा, और जो सोलर इक्लिप्स में सन नहीं दिखेगा। मैं समझाता हूँ, देखो ये मान लीजिए अर्थ है, और ये हो गया मून, और ये हो गया सन, ठीक है। इस केस में हमें मून नहीं दिखेगा, ठीक है, इस केस में हमें मून नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स, ठीक है, चंद्र ग्रहण, चांद छुप जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन होती है तो सन, और ये हो गया तुम्हारे पास में अर्थ, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास में मून यहाँ होगा। अब ये मून बीच में आ गया तो हमें सन नहीं दिखेगा, ठीक है, मून बीच में आ गया तो सन नहीं दिखेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो ये लूनर इक्लिप्स, ये सोलर इक्लिप्स। अब अगला आता है ब्लड मून, ठीक है। याद रखना कि जो सोलर इक्लिप्स है ना, सोलर इक्लिप्स हमेशा, मान लीजिए ये हो गया आपका सन,
और ये मून, ठीक है। ये तीनों जब एक लाइन में होते हैं ना तभी इक्लिप्स होते हैं, मतलब दोनों इक्लिप्स तभी होते हैं जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड मून। ब्लड का मतलब होता है कि मून है ना बिल्कुल रेड दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मून क्या हो रहा है, बिल्कुल रेड दिख रहा है। और बस ये होता है कि टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, तो मतलब होगा क्या कि जो ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका अर्थ, और जो मून है ना वो इसकी छाया में आता है बिल्कुल, ठीक है, छाया में होता है बिल्कुल। उस छाया को हम लोग क्या बोलते हैं, उम्ब्रा। उस छाया को हम बोलते हैं उम्ब्रा, ठीक है। उस चीज़ पे याद रखिएगा। तो उसे, तो ये क्या होता है, बिल्कुल रेड दिखता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे, ब्लड मून। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं दो तरीके से। और पहले तो ये समझ लो कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होते क्या हैं। ये होते हैं कि जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग जियो मतलब अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म मतलब कि डिस्टर्बेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ठीक है, होता कैसे है, ये दो तरीके से हो सकता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं कहाँ से, सन से, वो इंटरेक्ट कर जाएं किसके साथ में, वो इंटरेक्ट कर जाएं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब वो उसमें प्लाज्मा भी हो सकता है और उसके अंदर कोरोनल मास इंजेक्शन भी हो सकता है, तो मटेरियल भी हो सकता है वो, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स में। और उसके साथ में या फिर ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा हो सकता है, या जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, सन का मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो दीज आर सम रीजन्स जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। कोरोनल होल्स, देखो ये कोरोनल होल्स क्या होते हैं, पूरे सन के अंदर वो होल्स हैं जहाँ से जो मटेरियल है, सोलर विंड का जो मटेरियल है या सोलर फ्लेयर्स का जो मटेरियल्स है या कोरोनल मास इंजेक्शन है वो होता है। तो सन से कुछ भी निकल के आएगा तो वो इन कोरोनल होल से निकल के आएगा। सन स्पोर्ट्स, सन में ही कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर स्लाइटली लोअर होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर प्लेस ऑन द सन, उनको बोलते हैं हम लोग सन स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फास्ट रेडियो एंड गामा रे ब्रस्ट। देखो रेडियो वेव कैसे बनती है, जब भी सन का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो रेडियो वेव बन सकती है, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो जब ये रेडियो वेव्स होती हैं ये ब्रस्ट कर जाती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फास्ट रेडियो वेव ब्रस्ट, ठीक है। और जो गामा रे है, गामा रे कैसे बनता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं तो वहाँ पे गामा रे बनती है, ठीक है, वहाँ पे क्या बनती है, गामा रे बनती है। कोई भी दो स्टार्स, स्पेशली उन ऑब्जेक्ट्स में क्या होंगे, बेसिकली स्टार्स होंगे, तो कोई भी दो स्टार अगर मर्ज करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पे गामा रे बनेगी। और गामा रे बनने से जब ये गामा रे ब्रस्ट हो जाती हैं तो उसे हम गामा रे ब्रस्ट कहते हैं। ये दोनों ही काफ़ी मतलब डैमेजिंग होते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, हमारे बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम्स हैं, उन सबको डैमेज कर सकते हैं ये ब्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है बेटल ग्यूज। बेटल ग्यूज क्या होता है, ये एक रेड जाइंट होता है, ठीक है। देखो कोई भी स्टार जब मरता है ना, जब कोई भी सबसे पहले मान लीजिए कि ये सुपरनोवा है, और सुपरनोवा के बाद में एक स्टार बनता है, मासिव स्टार बनता है, और जब ये मासिव स्टार की फर्स्ट स्टेज आती है मरने की तो उसे हम बोलते हैं रेड सुपर जाइंट। तो ये रेड सुपर जाइंट होता है, तो इस रेड सुपर जाइंट को हम बोलते हैं बेटल ग्यूज, ठीक है। तो ये डाइंग स्टेज होती है स्टार की, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट वाइट ड्वार्फ्स। वाइट ड्वार्फ्स क्या होते हैं, जब कोई भी स्टार का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वाइट ड्वार्फ बन जाता है। और बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो खत्म हो जाता है तो उसे वाइट ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है। एक्सोप्लैनेट्स, जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो डस्ट से बने होते हैं और आइस और डस्ट से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है। डार्क स्काई रिजर्व, देखो इंडिया में जो लद्दाख में से जो रीजन है उसको हमने डार्क स्काई रिजर्व बोला है। इस रिजर्व का मतलब ये होता है कि हमने उन एरियाज को रिजर्व कर रखा है फ्रॉम आर्टिफिशियल लाइट्स। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट ना आए, नेचुरल लाइट ही रहे, क्योंकि वहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है स्पेस रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लाइट है ना वो डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि एक तो नेचुरल लाइट आ रही होगी प्लैनेट्स, स्टार से, प्लैनेट्स की तो कोई अपनी लाइट नहीं होती, स्टार से नेचुरल लाइट्स आ रही होगी,
तो वो लाइट डिस्टर्ब हो सकती है अगर वहाँ पे ज़्यादा से आर्टिफिशियल लाइट होगी, तो उसे हम बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व्स। तियांगोंग, तियांगोंग क्या है? चाइना का अपना एक स्पेस स्टेशन है, इंडिया भी अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता है, ठीक है, और दुनिया में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है और इंडिया उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इतना आप याद रखिए। तो ये गाइस था हमारा स्पेस को लेकर के पूरा वीडियो। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये वीडियो, बट मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिएगा और उसको देखने के बाद में कंटेंट को लिख लेना, और जिस तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बस उतना ही कंटेंट आपको याद रखना है। अगली वीडियो में मैं आईटी सेक्टर के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो प्लान ये है कि हम लोग इन्वायरमेंट और साइंस टेक को ढंग से करें ताकि आपके मतलब एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन साइंस टेक से और 10-12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से सही हो जाएं, ठीक है। तो करंट के थ्रू मैं इनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत ही सुपर रिफाइंड कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम का समय है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, ठीक है। टॉपर वॉपर के वीडियो अपनी जगह सही हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्पटेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस की रिस्पेक्ट करो, शॉर्टकट से दूर रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप सिविल दिल्ली में ज़रूर मतलब कांटेक्ट करिए, मेरी हेल्प हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। थैंक यू सो मच।